नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, विपक्ष सच ही कहता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बाकी जमातें ये कहती हैं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं होता। जब सत्ता से विमुख हो जाते हैं, यानी सत्ता उनसे दूर हो जाती है, तो उनको पाकिस्तान से प्रेम जागता है। कल भी उन्होंने ये कहा है कि भारत या केंद्र सरकार को किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए अगर जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं। और कल ही हमने देखा था कि हमारे 3 जवान भी शहीद हुए थे। एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था, और आतंकवादी कहीं और से नहीं, पाकिस्तान की फैक्ट्री से ही आते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो लोकल आतंकवादी हो। इस पर चर्चा करेंगे। कपिल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है। भूषण लाल भट्ट जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। भूषण लाल जी, आपका भी स्वागत है। अभिजीत जसरोटिया स्काइप से जुड़े हैं। अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अभिजीत का भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत हम भूषण लाल भट्ट जी से करेंगे। क्या सत्ता के बाहर जाने के बाद आपको पाक प्रेम ज्यादा नहीं जागता है? देखिए विनोद जी, आज ये ताज़ा ताज़ा जख्म है हमारी स्टेट में जी। आपने बुलाया, इसके लिए शुक्रिया जी। जहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करते हो, उसने हमेशा बातचीत पर जोर दिया, क्योंकि ये सेंटर का सब्जेक्ट है। ये आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन जो कुछ भी मसले होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मर रहे हैं, वो हमारे लोग मर रहे हैं, स्टेट के लोग मर रहे हैं। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट, चाहे वो यहाँ सत्ता में है या सत्ता से बाहर है, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस करे कि यार हम तो मर रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं। अभी कल जो जवान मरे पुलिस के, उसमें जम्मू से थे, कश्मीर से थे, पंडित थे, जो इस तरह जख्मी हुए, और जो लड़की जो 2 हमारे पता नहीं अभी भी कितने जख्मी होंगे। तो ये हमारा दायित्व है कि हम मरकज को कहे कि बातचीत करो, क्योंकि ये जो कुछ भी करा था पाकिस्तान करा था जी। यानी सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें पाकिस्तान के आगे। आगे बातचीत का प्रयोग कभी हुआ ही नहीं है, कभी कोशिशें नहीं हुई है बातचीत की। बातचीत नहीं करोगे क्या करोगे? कुछ ना कुछ करो, डू समथिंग। आप तो बड़े मतलब आप हम बस लेके जाएं और उसके बाद कारगिल करें, हम बिना न्योते के चले जाएं वहां पर, उसके बाद वो पठानकोट करें, उड़ी करें, पुलवामा करें, ये उनको इजाजत है। और हमारे नेता खाते इस देश की हैं और वकालत करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से बात कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, आप उनके आगे घुटने टेक दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब वकालत नहीं करते उनकी। डॉक्टर साहब अपने मुल्क से रिक्वेस्ट करता है कि डू समथिंग। हम मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। आज देखो पुलिस पे ही इस तरह हमला, बस पे, और आतंकवादी भाग गए। जी। व्हाट इज इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आज यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, आज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो एडवाइजर्स है, इस हमने तो मिलिटेंसी का खत्म किया था जी। लेकिन उसके बाद आपने बीजेपी और मुफ्ती मोहम्मद सईद को जल्दी थी जी, तो उन्होंने यहाँ पर और फिर ये जो हुकूमतें बनाई। और मुझे बोलो, बगैर नुमाइंदों के क्या कर सकते हैं आप? जी। ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे स्टेट में हो रहा है, स्टेट के लीडर्स, इट इज अप टू आल्सो एलजी साहब जो यहाँ तशरीफ रखते, उसके भी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकता है कि कुछ करो, यहाँ लोग मर रहे हैं। डीजी साहब कहता है ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है, हम इनको अभी छोड़ेंगे। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। अभिजीत जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत के बिना कोई भी हल नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में अमन चाहिए तो पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी। पाकिस्तान से बातचीत करने के कई प्रयोग पहले भी हो चुके हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, जिसके बाद पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ। आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो किसी नहीं बनता ना किसी और को। हमारा जो भूगोलिक पड़ोसी तो है, लेकिन जो है चीजों के ऊपर अलग अलग समय अलग। एक बात फारूक साहब का जो बात पड़ी, और ये सिर्फ फारूक साहब का बात चले जाए, शेख अब्दुल्ला साहब ने कश्मीर के लोगों को परेशान शुरू किया। और विनोद जी, आपको याद होगा कि चंदा इकट्ठा करना किया, कश्मीर के क्या कहकर चंदा किया था शेख साहब ने, मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद क्या किया वो आपके सामने। तो आप इनकी हिस्ट्री में चले जाएंगे, प्रेम तो के अंदर रहता ही है, लेकिन अपने पूरे के पूरे कश्मीर के लोगों को आज कटघरे में खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कुछ देर पहले न्यूज पेपर देखेंगे तो वहां पर
एक पैकेज को लेकर जब फारूक साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला था ये कि कश्मीर, जितने कश्मीर के लोग हैं सबका पाकिस्तान के लिए एक प्रेम है। मतलब सभी कश्मीरियों को उन्होंने बोल दिया कि सबका सब पाकिस्तानियों के साथ है। और ये उन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर के अंदर ये पूरी की पूरी जो न्यूज आई थी उसमें उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात उस पैकेज को लेकर क्या की कि कश्मीर के लोग पैकेज भी रख लेंगे अपने पास और पाकिस्तान के साथ अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे। इतना बड़ा एक कटाक्ष कश्मीर के लोगों के ऊपर उन्होंने कर दिया। जबकि मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर फारूक साहब का पाक प्रेम है तो वो अपने पास रखें, लेकिन कम से कम पूरे कश्मीरियों को तो पाकिस्तानी ना। आपको याद है इनके साथ आप केंद्र में साझेदारी की थी, आपने केंद्र में इनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अभी बहुत अच्छे उमर अब्दुल्ला को तब आपने फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बनाया था, याद है आपको? तब ये अच्छे थे, दूध के दूल्हे हुए थे। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि इस जमहूरियत के अंदर सबको मौका देना जो है हमारा फर्ज बनता है। पहले अगर मौका दिया गया था उमर साहब को जब मंत्री बनाया गया, तो एक मौका देना सबको फर्ज बनता है। वैसे ही मौका पीडीपी को भी दिया गया एक बार। है तो हमारे ही देश के लोग हैं, हम तो उनकी तरह नहीं कहते कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, हम तो अपने देश का समझते हैं उनको। ये अपने आप को चाहे जहां मर्जी का समझते रहे। तो एक मौका देना सबको बनता था। मौका देकर हमें पता चल गया कि इनका वो पाक प्रेम हमेशा रहेगा, क्योंकि ये पाक प्रेम भी बड़ा सिलेक्टिव है। वो कब होता है जब ये पावर से बाहर होते हैं, और जब पावर में होते हैं तो ताबिर की कुछ और ही इनका जो राग होता है। दिल्ली में कुछ और भाषा, कश्मीर में कुछ और भाषा, जम्मू में कुछ और भाषा, वक्तन फवक्तन हर 10 किलोमीटर के बाद इनके बयान बदल जाते हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभिजीत जसरोटिया ने कहा है और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कोई व्यक्ति चलता है, कोई नेता चलता है, तो दूध का दूल्हा होता है? अगर पार्टी छोड़ देता है तो वो पाक प्रेमी बन जाता है, अलगाववादी समर्थक बन जाता है, या फिर जो वहां से दूसरी पार्टी से जुड़ करके यहां पर आता है तो बीजेपी में आता है तो दूध का दूल्हा बन जाता है? ये कौन सा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के पास? वो तो बेहतर यही बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। सज्जाद लोन जी के पिता हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में थे और सज्जाद लोन जी को सत्ता में अपने कोटे में मंत्री ये लोग बना चुके हैं जी। इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। तो सबको पता है कि जब महाराष्ट्र में कोई करप्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रातों रात शपथ दिलाई जाती है, उससे पहले उसके ऊपर कितनी एजेंसी छोड़ी जाती हैं, फिर उसके बाद वो शपथ दिलाने से पहले एक दिन पहले वो सारे मामले उसके खत्म हो जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं, और उसके बाद उसको डिप्टी सीएम की शपथ तक दिलाई जाती है सुबह अंधेरे में। तो हर जगह यही करते हैं ये लोग। यहाँ तक पाकिस्तान के प्रेम की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम है और जो उसके साथ दुश्मनी है वो पॉलिटिकल भी है और सिलेक्टिव भी है। पॉलिटिकल ऐसे है कि जब तक 2014 में ये लोग सत्ता में नहीं थे तो तब पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाने की बात करते थे, चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, चाइना को का नाम लेने भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। कपिल जी, एयर स्ट्राइक भी इन्होंने की, सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्होंने की, 2014 के बाद हुई, और जवाब और सबूत आप लोग मांगते रहे। आप किस बिना पे आप एलिगेशन लगाते हैं कि 56 इंच का सीना नहीं दिखाया? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा जी। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया और र्यूटर्स पे नेशनल मीडिया ने भी कहीं उसकी फोटोग्राफ्स चलाई, तो हमारे देश की जग हसाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। यहां तक बात करें आप पुलवामा हमले की, तो पुलवामा हमले में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे उनके ही जो बयानात थे वो अलग अलग थे। किसी ने कहा 300 मार दिए, किसी ने कहा 400 मार दिए, किसी ने कहा 700 मार दिए। और उस वक्त के वो एक कारण बना। और उस वक्त के जो यूनियन मिनिस्टर थे SS आलूवालिया जी, उनका बयान था, कैबिनेट मंत्री का बयान था कि हम वहां पे सिर्फ वार्न करने गए थे, हम किसी को वहां मारने नहीं गए थे। तो भाई कांग्रेस ने पूछा भी अब बता दो, अब मिल बैठ के फैसला करो कितने मारे या नहीं मारे।
लेकिन जो गोदी मीडिया है तो आप तो जानते हैं, फिर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करना था, क्योंकि जब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार को तो कोई कटघरे में खड़ा नहीं करता। ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन ही कटघरे में खड़ी है। भूषण लाल जी, आपको पहले मैंने पूछा, अब भी मैं ये पूछ रहा हूं कि पहले भी बातचीत की कोशिशें की गई, बस सेवाएं शुरू की गई, बस सेवाओं से भी आतंकवाद और नशे की खेप आने लगी। अब किस तरीके से, आप खुद देखिए पुलवामा में हमारे कितने लोग शहीद हुए। अब भी आपको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? और आपके जनक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी भी वकालत कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, और ये कह के कि अपना एरोगेंट एटीट्यूड छोड़ करके आप बात करें। देखिए, मिलिटेंट्स को कौन भेजता है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती, इसमें पैसा फंड्स कहाँ से आते? इट इज पाकिस्तानी, एवरीबॉडी नोज इट। इट इज ये बातचीत हुई कि सरेंडर करना हुआ, वो आतंकवाद बंद करें ना, फिर हम बात करें। तो फिर क्या करोगे जी? हमें बचाना है लोगों को, हमें स्टेट के लोगों को बचाना है, बिकॉज हम स्टेट में रहते हैं। यहाँ का कोई भी लीडर हो, चाहे वो जम्मू से हो, कश्मीर से हो, वो यही सवाल करेगा कि आखिर कब तक मरते रहेंगे बच्चे, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे सेंट्रल फोर्सेस का हो, या चाहे सिविलियन हो, कब तक मरेंगे? तो दिखाओ ना फिर, कब तक? अगर उसका बातचीत के बारे कोई अल्टरनेटिव है तो दिखाओ, करो, करके दिखाओ। आपके बड़े बड़े दावे किए, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आपने कल मूड देखा, वो रो रहा था, उस मूड में वो था, उसने देखा कि क्या हो रहा है अभी। मैं फिर दोहराता हूं कि हमने मिलिटेंसी पे काबू पाया था 2014 से पहले, और कोई मिलिटेंट, मुझे वो दिन भी याद है, हाँ, मुझे वो दिन भी याद है जब हम निकलते थे तो ग्रेनेड चलते थे। मेरे कान के पीछे एक दिन गोली चली हबकदल में, दलगेट में, पुलवामा गए एक पुल के। अभिजीत जी, इनका कहना है कि 2014 से पहले आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया था, उससे बढ़ गया है। आपकी सरकार केंद्र में जैसे ही आई है, उससे आतंकवाद बढ़ गया है। देखिए, खैर इन्हें आंकड़ों का पता नहीं होगा कि जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हैं वो 98% डाउन होकर, टेररिज्म भी काफी हद तक जो है वो डाउन हो चुका है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों प्रवक्ता या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैठे हैं जो सबसे बड़े गुनाहगार हैं इस कश्मीर के। सन 87 की रिगिंग का नेशनल कॉन्फ्रेंस का पता होगा जो उन्होंने की थी, और उस समय कांग्रेस के यहाँ पर बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे और राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। ऐसे जीतों को हराया गया था और हरायों को जिताया गया था। MUF को कैसे लोगों ने हराया था वो सबके सामने है, पूरे का पूरा जग जाहिर है। और रही बात कांग्रेस की, जैसे उनके प्रवक्ता बोल रहे थे, तो कम से कम अपने गिरेबान में इनको जात लेना चाहिए। इनका भी पाकिस्तान प्रेम कुछ कम नहीं है। कभी सलमान खुर्शीद ले लीजिए, कभी दूसरे लीडर्स को ले लीजिए जो पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते हैं कि हमें बचाइए, पाकिस्तान इन्हें बचाएगा। और एक सबसे बड़े चीज का मैं खुलासा आज आपके चैनल पर करना चाहता हूँ, ये तारिक हमीद कराची इन्हीं के लीडर है ना, और ये जो है ये 24 अप्रैल 2017 का न्यूज़पेपर है जिसमें तारिक हमीद कराची ने कहा हुआ है कि इस्लाम इज अंडर थ्रेट एंड मुस्लिम शुड डू जिहाद। ये इस तरह का जो करने वाले लोग और इस तरह का जिहाद के लोग को उकसाने वाली ये कांग्रेस आज हमसे पूछे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। अगर हमने धारा 370 को तोड़ने का वादा किया तो कर भी दिखाया। और रही बात जो सिचुएशन है बहुत जल्दी नॉर्मलिटी की तरफ जा रही है, और अगर इनके नेता उकसाने से बाज आ जाए तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। लेकिन अभिजीत जी, ये आरोप है कि 2014 के बाद आतंकवाद बढ़ा है। ये भूषण लाल भट्ट जी कह रहे हैं कि पहले नियंत्रण में था, कंट्रोल में था। जो मेहनत 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी, उस मेहनत का रंग लाया था। विनोद जी, वो कहते हैं कि बोए फूल बबूल के तो आप कहां से काटोगे। आतंकवाद को लाने वाले, यहाँ पर आतंकवाद को पनाह देने वाले, अगर आप जी जो गवर्नर थे उनकी फ्रोजन टर्बुलेंस किताब से चले तो उसके अकॉर्डिंग तो इनके फारूक साहब ने तो अपने वर्कर्स को कहा था कि जाए पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए। ये क्या आतंकवाद की बात करेंगे? आज तक कश्मीर में कत्ल हुई है, जितना भी जेलम में खून बहा है उसमें इन दोनों पार्टियों के जो हाथ है वो उनके मासूमों के खून के साथ रंगे, और इतनी जल्दी इनको इस चीज से माफी नहीं मिलेगी, चाहे जितना मर्जी पश्चाताप करें। खैर पश्चाताप तो ये करते ही नहीं है, क्योंकि अभी भी ये लोगों को उकसाने से बाज नहीं आते हैं। अभी भी आप इनकी भाषा देख लीजिए, इनका पाक प्रेम देख लीजिए। यहां तक कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनके उमर अब्दुल्ला साहब कुछ दिन पहले रामबन में थे और वहां क्या कहते हैं कि भाजपा सभी मुसलमानों को पाकिस्तानी देखती है। अरे कितना बड़ी तोहमत इनके एक लीडर ने लगा दी। अरे इनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर 1 रुपया भी देती है और सेंटर से एक पैसा भी आता है, वो हिंदू के अकाउंट पे भी जाता है, मुस्लिम के अकाउंट भी जाता है। हम इनकी तरह एक आंख से नहीं देखते। हमारे लिए हिंदू मुसलमान दोनों अपनी 2 आंखों की तरह है। लेकिन आज
50-60 साल जिन पार्टियों ने इस स्टेट का बेड़ा गर्क किया, उनके पास 370 के बात ही नहीं है करने के लिए, आ जाके वही बात करते हैं। और अब तो लोगों को उकसाने के बाद प्रेम की बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत। आपको भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। 1987 के रिगिंग का हवाला दिया है बीजेपी ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो ये वही कह सकता है कि इसके ऊपर उसको क्या जवाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक पाक प्रेम की बात है, अभी तक अपोजिशन का कोई भी नेता बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गया। किसी ने भी नवाज शरीफ की बेटी के जन्मदिन का ना केक काटा ना खाया। हालांकि ये बात करते हैं पाकिस्तान को पूरे देश के अंदर 56 इंच का सीना दिखाकर पॉलिटिकली एजेंडा बनाकर बेचा गया। लेकिन जब बात करने की आती है, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हमेशा ये बातचीत के डिनाइल मोड पे रहते हैं। अभी बॉर्डर पे आपने देखा सुना सीज फायर हुआ, कोई बातचीत हुई होगी तो सीज फायर हुआ। एनएसए को दिल्ली में हमारे एनएसए ने मीटिंग के लिए बुलाया, कोई बातचीत हुई होगी तो एनएसए को बुलाया होगा। और पाकिस्तान का एनएसए नहीं आया वो बात अलग है। हाँ, बैक टू बैक चैनल ये क्या बातचीत करते हैं ये समझ में नहीं आता, लेकिन उसके तथ्य जरूर मौजूद हैं। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, यानी कांग्रेस चाहती है कि पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए। दिस इज द मैटर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एंड द प्रोरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही है। उनको ये तय करना होगा कि वो इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान को सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में देखते हैं, क्या फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल करके वो इस देश के अंदर वोट बैंक कंसोलिडेट करना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस पॉलिसी कोई प्रोग्राम इनके पास है। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ, आतंकवाद कम हो गया क्या? 1050 के करीब धारा 370 टूटने के बाद आज मिलिटेंट इंसिडेंट है इस प्रदेश के अंदर, और सफरर कौन है? आम आदमी जी। रोजगार किसको मिला? किसी को नहीं। डेवलपमेंट किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। जम्मू कश्मीर के नौजवान आज भी बेरोजगार है। नहीं, थोड़ा रोजगार मिलेगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिर आतंकवाद नहीं भेजेगा। नहीं, देखिए आतंकवाद खत्म हो जाएगा ना रोजगार मिलने से। मैं एक बात कर रहा हूं कि जो ये उपलब्धियां गिनवा रहे थे जी, पाकिस्तान अगर आतंकवाद भेज रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी ठोस पॉलिसी प्रोग्राम बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मौजूदा सरकार की है। मैंने कहा ना कि कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं जी। इनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या, क्योंकि बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, 56 इंच का सीना, पाकिस्तान को उस दुनिया के नक्शे से मिटाना कर चुके हैं। अब बैक टू बैक चैनल पे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, सामने उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन देश की जनता चाहती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपके पास क्या ठोस पॉलिसी प्रोग्राम है। जी भूषणलाल जी, बड़ी विडंबना की बात है कि आपने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर दे। कभी आपने आतंकवादियों के माता पिता को, परिजनों को नहीं कहा कि बच्चों के हाथ से बंदूक छीन लो। आप हमेशा ही सुरक्षा बलों को कहेंगे कि आप बुलेट का इस्तेमाल ना करें, पीसफुली रहें, और आपको मानवाधिकारों की बहुत याद आती है। ये बड़ी विडंबना की बात है। ऐसी बात नहीं है जी। सवाल यह है कि हमने मिलिटेंटों की रिहेबिलिटेशन की स्कीम बनाई, काफ़ी लोग आ रहे थे, तो इस तरह से ये हम ही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हम यहाँ मारदार बंद करो, और मिलिटेंटों को कहा कि 1 इंच ज़मीन भी पाकिस्तान नहीं ले सकता है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, जिसके बारे में जितना कहते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाहिद वो लीडर है जम्मू कश्मीर में जो हिंदुस्तान के साथ और देशभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये उमर साहब के स्पीच की बात करते हैं, उमर साहब ने कहा होगा भाजपा को सारे लगते हैं मुसलमान जैसे खराब है जी। तो हर समाज में थोड़ा मुट्ठी पर लोग खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं जी। उनका यह नहीं था कि बिल्कुल मुसलमान जो है जम्मू कश्मीर के वो बहुत अच्छे लोग हैं और देश प्रेम रखते हैं,
नहीं, मुझे भूषणलाल जी ये अमन समझ नहीं पसंद आती, है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती। आप चाइना से अपील कर सकते हैं कि आप इंटरवेन करें, क्या आप पाकिस्तान से ये गुजारिश नहीं कर सकते, मौतवाना गुजारिश नहीं कर सकते कि आप आतंकवाद छोड़ दीजिए? जब माँ बाप मानते नहीं कुछ तो गुस्से में हमसाये को बोलना पड़ता है, भाई हमें रोटी भेज दो, हमें हेल्प करो। तो ये जो सुनने के काबिल नहीं है फारूक साहब की बातें और रियासत के लोगों की बातें, रियासत के नुमाइंदे को, चाहे वो किसी पार्टी में हो। मैं ये फिर कहता हूँ, इलेक्शन करें, नुमाइंदे आएंगे, शायद बहुत सारे इलाकों में गुस्सा कम होगा, मिलिटेंसी कम हो सकती है। जब आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो, पब्लिक को, आपने पंचायतों को इन्वॉल्व किया, आपने मेंबर्स इन्वॉल्व किया, इस तरह से आपको असेंबली मेंबर को इन्वॉल्व करने हैं। साहब का लेना चाहूंगा और ताकि 1996 में जब पॉपुलर गवर्नमेंट बनी थी तो 4-5-6% के ऊपर हमारे लेजिस्लेचर जो थे वो चुन के आए थे। पार्लियामेंट में भी कुछ लोग इसी तरह ही पहुंचे थे, लेकिन करते करते 1996 के बाद 2014 का आप इलेक्शन देख लीजिए, 2014 में 60%, 65%, 2002 में भी, 2008 में भी अबव टू 60% जो है वो पोलिंग रेट रहा है। तो मिलिटेंसी से सफर करके अगर 60% तक अगर वोटिंग हुई तो कहीं ना कहीं नॉर्मलसी, कहीं ना कहीं रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट, कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रही थी जनता को। लोगों कहीं ना कहीं लोग को कन्विंस करने में कामयाब रही पिछली सरकारें। लेकिन 2019 में आते आते आप फिर से 3-4-5%, आप पिछले 20 साल का जितना किया धरा था सारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर मिटा के रख दिया। और आज फिर हम उसी शून्य पर आकर खड़े। यूडीसी के इलेक्शन हाल ही में हुए ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस देख लीजिए और फिर ऐसी बातें कीजिए। देखिए, फिर आप कहेंगे कि उनके बड़े बड़े मंत्री आए थे, आपको किसी ने मना किया था, राहुल गांधी को मना किया था कि आप यहाँ कैंपेन करें? मैं वो बात नहीं कर रहा। वो साहब जो भी आए इलेक्शन के ऊपर मैं हमेशा ही बोलता हूं कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन आज हम एक चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, इलेक्शन मोड से कभी तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकल के जम्मू कश्मीर प्रदेश की जनता और इस देश की जनता की सुध लेनी ही पड़ेगी और लेनी चाहिए। कभी तो इलेक्शन मोड से आप बाहर अभिजीत जी, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की आवाम की हितैषी है और उनकी भावनाओं को समझ करके वो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रही है, या फिर उनको लगता है कि पाकिस्तान का राग अलाप कर आने वाले इलेक्शन में उनको फायदा हो सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी हितैषी है ये तो आप लोगों से पूछेंगे तो बेहतर पता लग जाएगा। किस तरह से इन्होंने वाल्मीकि समाज का क्या किया था, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज का इन्होंने क्या हाल किया था, गोरखा समाज का क्या हाल किया था, और बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये बाकी लोगों को क्या समझते हैं। लेकिन इनके बात प्रेम सिर्फ इन्हीं के लिए है, इनके मन में जो है। और मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि चाइना के टुकड़े पर पलने वाला पाकिस्तान, सबसे पहले अगर पाकिस्तान के साथ अगर ये कश्मीर के जो लीडर हैं, चाहे वो उमर साहब हो गए चाहे फारूक साहब हो गए, जो ये अपना रिश्ता उनके साथ बताते हैं, तो ये ऐसे रिश्ता पाकिस्तान जो है वो चाइना में जो उइगर मुस्लिम है उनके साथ क्यों नहीं बताता? उनकी बारी क्यों उनकी बोलती बंद हो जाती है? तो कम से कम अगर उस रिश्ते से बात करें तो दोनों साइड का बराबर का रिश्ता रखें। लेकिन हम बड़ी भली बात समझते हैं कि केवल और केवल आतंकवाद के मंसूबे के साथ ही पाकिस्तान जो है इनके साथ जुड़ा हुआ और ये पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी आप इनके पाकिस्तान की पार्लियामेंट में देख लीजिए, जब कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो वो किन नेताओं को कोट करते हैं? यहाँ वो कांग्रेस के नेताओं को कोट करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के करेंगे? हमारे ही लोग हमारा एजेंडा जो है वो हिंदुस्तान में चला रहे हैं। तो ये तो कम से कम इन्हें खुद इस चीज पे शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जब बात करता है तो आप लोगों की वहां पर बातें करती, उनके पार्लियामेंट में डिस्कस होते हो आप लोग, यहां से पता लग जाएगा कि लोग क्या एक इंसान के जज्बात हिंदुस्तानी के कभी जज्बात पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं? अरे आप क्रिकेट में देख लीजिए कैसे हम लोग एक दूसरे के खिलाफ, हम क्रिकेट तक में इनको नहीं अपने, जब होता है तो पूरी दुनिया देख रही होती है किस तरह से खेल रहे होते हैं। तो क्या एक आम जम्मू कश्मीर के या आम हिंदुस्तानी के किसी के जज्बात कभी पाकिस्तान जैसे देश के लिए हो सकता है? जितने दाव हमें पाकिस्तान ने दिए वो हम भलीभांति भी जानते हैं। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि पाकिस्तान वो लातों का कूदा जो बातों से नहीं मारेगा। तभी उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और बाला बता दिया कि अगर आप हमारे देश की तरफ आओगे तो आपकी वो आंखें निकाल दी जाएगी। जी कपिल जी, आप डिस्कस होते हैं। इमरान खान जी कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का इमरान खान के साथ? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नारे लगते हैं कि जो मोदी का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। भाई कौन है मोदी का यार पाकिस्तान के अंदर? ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट के अंदर उनकी, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और इमरान खान जी के साथ मोदी जी का क्या पाक प्रेम है, नवाज शरीफ जी के साथ क्या पाक प्रेम है। मतलब हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कपिल जी, आह कौन से भरी जो नवजोत सिंह सिद्धू ने वहां पे जप्पी डाली थी? देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ने तो जफ्फी डाली थी ना जी। केक तो नहीं ना खाया, बिरयानी तो नहीं ना खाई, अपनी माता के वस्त्र तो आदान प्रदान नहीं किए, आम तो नहीं आते रहे पाकिस्तान से नवजोत सिंह सिद्धू जी के लिए। जी इस तरह के तो के पास। जी अभिजीत जी क्या बोल, अभिजीत जी आप कुछ बोल रहे थे? कह रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जी का आपने नाम लिया तो उधर से नवजोत सिंह सिद्धू जी वहां गए और जाकर जब उन्होंने इमरान खान के साथ जप्पी डाली और यहाँ पर पाकिस्तान ने उसी समय अटैक किया ग्रेनेड के साथ पठानकोट। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लाहौर यात्रा लेकर गए थे तब कारगिल हुआ था। मोदी जी जब नवाज शरीफ जी के पास गए थे तो पठानकोट हुआ था, पुलवामा भी हुआ था। भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाएंगे तो बाकी की चार आपके ऊपर भी उठती हैं। ये भी देखना चाहिए अपने गिरबान के अंदर। ये सस्ती सियासत भारतीय जनता पार्टी के अलावा दोगली सियासत, दोहरी नीति कोई नहीं करता इस देश के अंदर। ये एक तरफ आप बिरयानी खाएंगे, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को कोसेंगे। सवाल ये उठता है कि जब पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आपके नेताओं को डिस्कस किया जाता है कि उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया, तारिक अहमद करा ये कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मलाल तो होता है देश की जनता को। देखिए मलाल जरूर है, लेकिन मैं फिर वही दोहराता हूं, यहाँ आप नुमाइंदों की सरकार बनाइए जी, कौन आता कौन नहीं आता है। तो अगर पाकिस्तान इनकी बातें करता है, हम कोशिश करेंगे नुमाइंदों को वहां भेजने की। पाकिस्तान को कहेंगे कि स्टॉप, अनफ इज अनफ। कब तक ये जंग रहेगी, कब तक ये हमारे बच्चे मरेंगे, हमारे पुलिस वाले मरेंगे और हमारे लोग सफर करते हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम चाहती है कि ये बंद हो, लेकिन आपकी इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि चाइना इंटरवेन करे, 370 हट गया है, उसको इंटरवेन करना चाहिए। वो बात गई, वो ऐसी स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करे। अगर बात कहा कई बार कहते हैं माहौल माकूल बनाना है तो आपको रोज बोलते हैं। कहाँ एक ऐसी स्टेटमेंट बता दीजिए, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बता दीजिए, बंद करो ये जो भी हो रहा। और आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ, आपकी इससे फॉरेन पॉलिसी अगर आपकी अच्छी होती फिर पाकिस्तान जरूरत नहीं करता जी। अगर आप कहते हैं हमने स्ट्राइक किया, हम मारा उनको, उसके बाद जरूरत नहीं करते यहाँ बंदे भेजना। रोज तो मिलिटेंट आते रहते हैं जी, और उसमें फॉरेन मिलिटेंट होते हैं, पाकिस्तान के मिलिटेंट होते हैं, और हमारे लोग, हमारे बच्चे भी फंस जाते हैं, उनको वो साथ उठाते हैं। आपके बच्चे फंस जाते हैं, उठाते हैं, वो बच्चे फंस जाते हैं, और क्या। जब फिर आप उनके लिए रिहब पॉलिसी बनाते हैं, उनको नेपाल के रास्ते से वापस लाते हैं। बनाई थी ना, वो बंद कर दिया आप लोगों ने। काफी लोग घरों में बैठे हैं, काफी लोग इसके बिजनेस करते हैं, काफी लोगों ने शादी की, कब नौकरी करते बेचारे, कर दी, कोशिश तो जारी थी हमारी। कपिल जी कब तक ये सियासत चलती रहेगी? आतंकवाद के नाम पर, 370 के नाम पर, सबूतों के नाम पर, मुझे लगता है अब तो ठहराव होना चाहिए। सबूतों को बात को मैं जवाब दे चुका हूं। और यहां तक पाकिस्तान की सियासत का मामला है जी, तो आज जो देश में मौजूदा सरकार है वो इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आ रही, उसके पास कोई कॉन्क्रीट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के बयान देख लीजिए। अरुण शौरी जी कहते हैं कि खाने में प्लेटों की आवाज तो आ रही है लेकिन खाना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो कहते हैं फाइनेंस और इकोनॉमी के ऊपर टोटली फेलियर है ये गवर्नमेंट। और सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयानात अगर आप देखें, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर आए दिन नए बयान आते हैं। कभी उनके ऊपर भी डिबेट कराए ना विनोद जी। कपिल अभिजीत जी लास्ट आप कंक्लूड करेंगे। आपको कपिल जी का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि कोई कंक्रीट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा मसौदा केंद्र सरकार के पास नहीं है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा सके या उनको शांत किया जा सके। संक्षिप्त में तो हमें क्या बताएंगे, क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी, बड़ी भांति पता
वो बोल धारण कर इन्होंने, तो ये हमें क्या बताएंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में। आज जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है हम लोगों ने, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। FATF के सेक्शन इनको भी पता होना, हम ही ने लगवाए हैं उनके अगेंस्ट। आज देख लीजिए पाकिस्तान का क्या हालत है कि इमरान खान कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं सबके आगे। लेकिन एक बात मैं इनको बताना चाहूंगा, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो बड़ी बातें इन्होंने अभी की। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि रोजगार क्या होता है ना, कम से कम ये मत आप बताएं। आप लोगों ने जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कर करके केवल NC और PDP और कांग्रेस के लोगों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी, वो भली बात लोगों को पता है। और वो नौकरियां ही नहीं, अब मैं इसका पर्सनल करता नहीं हूं, करूंगा भी नहीं। अभिजीत जी समय कभी नहीं कहूंगा कि बैकडोर एंट्री किस मंत्री की बेटी की हुई थी। अभिजीत जी समय का अभाव है। आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, कुछ आउटकम्स निकलना चाहिए। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।